हेलो एवरीवन, स्वागत है यूपीएससी वाला चैनल पे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 80th चैप्टर इलेक्शंस, खासकर 2024 में जब हमारे लोकसभा के इलेक्शंस आ चुके हैं। और इस चैप्टर में हम पूरा पढ़ेंगे कि कौन इलेक्शन करवा सकता है, किसके पास पावर होती है, कौन डायरेक्शन देता है, कौन रिटर्निंग ऑफिसर होता है, कैसे हमारे इतने बड़े देश के हमारे सबसे बड़े इलेक्शंस हमारे कंडक्ट हो पाते हैं। अब ये तो हमें पता है कि लास्ट डेटा के हिसाब से जब 2019 में हुआ था तब 90 करोड़ से ज्यादा वोटर्स थे। अब इतनी बड़ी जनसंख्या का चुनाव करवा पाना ये अपने आप में बहुत बड़ी फीट है इलेक्शन कमीशन को। मतलब शत शत नमन कि कितनी मेहनत से वो इतना बड़ा एक फेस्टिवल हमारे डेमोक्रेसी का मनवा पाते हैं। अब यहां से हम शुरू करेंगे कि कैसे इलेक्शन कमीशन इतनी बड़ी बड़ी चीजें संभाल पाता है। सबसे पहले संविधान कुछ कहता है, हां कुछ तो कहता है। 324 से 329 में बहुत सिंपल शब्दों में संविधान ने छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें करी हैं कि देखो, जब आप पार्ट 15 पढ़ना तब आपको समझ में आ जाएगा कि देश में इलेक्शन करवाने का जो प्रोविजन है वो कैसे रेडी होना चाहिए, क्या होगा, कौन करवाएगा इलेक्शन, आगे पार्लियामेंट जाने पर संविधान बहुत छोटी छोटी बातें कह के आगे बढ़ जाता है। कैसे क्या? 324 कहता है कि एक इलेक्शन कमीशन होगा जिसके पास पूरा पूरा अधिकार होगा कि वो इंडिपेंडेंट है, पहली बात तो। दूसरा, उसी के पास जिम्मेदारी है टू एंश्योर फ्री एंड द फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री। ठीक बात हो गई। अब ये जो इलेक्शन करवा रहे हैं तो इलेक्शन करवा भी रहे हैं, इलेक्शन का पूरा पूरा सुपरिटेंडेंस मतलब अधीक्षक हैं ये सबसे बड़े, फिर पूरा ज्यादा डायरेक्शन देते हैं, कंडक्ट बताते हैं कैसे कैसे होगा, किस मैनर में होगा, कौन ऑफिसर कहां तैनात होगा। अब किस किस के इलेक्शन? ऑफ कोर्स पार्लियामेंट के, स्टेट की विधानसभा के, राष्ट्रपति के चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़े पोस्ट हैं जहां पे फ्री और फेयर इलेक्शन के द्वारा ही जनता के प्रतिनिधि को जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ये कोई हल्की बात नहीं है, खाली थ्योरेटिकल बात नहीं है ये बात यही है कि अगर यहां के चुनावों में धांधली हो जाए, अगर यहां के चुनावों में किसी पक्ष को वोट देने का अधिकार नहीं मिले समाज के, या किसी पक्ष को ऐसा हो जाए कि साहब हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं है, हमारी डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, हमारे क्या मतलब है वोटर आईडी कार्ड का, तो ये सबसे बड़े चुनाव होते हैं देश के। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जिम्मेदारी जाती है कि यहां पे जो ऑफिस में जो लोग बैठे हैं वो जनता के प्रतिनिधि हों। बस साफ सीधी बात, हम नहीं जानते। बस इसी के आगे हम चले। हमने कहा इसका मतलब है कि पार्लियामेंट के इन सबके सारे इलेक्शन कमीशन करवा रहा है, ठीक है, तो इनके कौन कराएगा? इनके कराएगा हर स्टेट का अपना अपना इलेक्शन कमीशन। ठीक बात है कि जो लोकल बॉडीज हैं, जो अपनी अर्बन लोकल बॉडी, चाहे रूरल लोकल बॉडीज हो, पंचायत हो, म्यूनिसिपैलिटियां, ये सारा, मेयर, अभी तो मेयर कितना न्यूज में हो रहा है, चंडीगढ़ के मेयर जी। तो इलेक्शन कमीशन के पास जिम्मेदारी है बड़े बड़े ऑफिसर्स की, ओके फाइन। जो स्टेट के अपने अंदर चुनाव होते हैं, स्टेट की विधानसभा को छोड़ के, क्योंकि स्टेट की विधानसभा का चुनाव इलेक्शन कमीशन ही करवा रहे हैं, वो जिम्मेदारी जा रही है इन साहब के पास। ठीक है भैया, ओके। अब ये जो लॉज लिखा है इसका मतलब है कि इनके लिए, इन वाले जगहों के चुनाव के लिए, इन जगहों के चुनाव के लिए अगर कुछ रूल्स लाने हैं, कुछ लॉ बनाने हैं ऑलरेडी, डिलिमिटेशन कैसे होगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे बटेगी, कौन कर पाएगा, डिलिमिटेशन कमीशन करेगा तो तो जो कमीशन है उसके पास हैसियत कितनी है, ये सारी की सारी ये बॉडीज ही बना सकती हैं उनके अराउंड लॉज। अब जैसे स्टेट लेजिस्लेचर है तो स्टेट लेजिस्लेचर अपने आप प्रोविजन बना सकता है कुछ कुछ कि भैया जब हमारे स्टेट में जब चुनाव हो तो हमारे चुनाव ऐसे हो जाएं, वैसे हो जाएं, इसमें इलेक्शन कमीशन का योगदान पूरा पूरा हो, और हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन इस दौरान ये हमसे बातें करे। ऐसे में जब स्टेट लेजिस्लेचर कोई अगर लॉ बना रहा है और ऑलरेडी उन्हें पता है कि पार्लियामेंट का अपना लॉ बना रखा है उस चीज पे, तब इनका लॉ इसको ओवरराइड नहीं कर सकता है। ये बड़े भैया हैं, ये छोटे भैया हैं, तो इनकी बाद में सुनी जाएगी, पहले इनकी सुनी जाएगी। क्या आपने कुछ कह रखा है? हाँ कह रखा है हमने, पहले इनकी पढ़ लो ये क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, फाइन, इजी। हम आगे चले। हमने कहा देखो, अगर संविधान ये कह रहा है कि देयर हैज टू बी वन जनरल इलेक्टोरल रोल, इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारी जो वोटर लिस्ट होती है जिसमें हम सबके नाम, पते, उम्र सब लिखी होती है, तो ये हर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, हर उस जगह के लिए जहां से वोट पड़ते हैं, जो किसी भी इलेक्शन में, चाहे लोकसभा का हो, चाहे पार्लियामेंट का हो, चाहे कोई और, चाहे स्टेट की विधानसभा का हो, इसमें एक ही जनरल इलेक्टोरल रोल होगा। आप तभी देखना कि जो वोटर आईडी कार्ड होता है उसमें कभी भी आपकी कास्ट मेंशन नहीं होती है, रिलीजन मेंशन नहीं होता है। कोई पर्टिकुलर रीजन है इसका बहुत बड़ा रीजन है कि हमारे देश में एक आदमी का एक वोट वैलिड है, बस। हम इससे आगे नहीं जानते। हम ये नहीं चाहते हैं
कि जो पहले ब्रिटेन के टाइम पे होता था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होता था, अपने रिलीजन के नाम पे, अपने कास्ट के नाम पे आपकी सेपरेट इलेक्टोरेट है, आप अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम को ही चुनेगा, अगर हिंदू है तो हिंदू को ही चुनेगा, एससी है तो एससी को ही चुनेगा। ये कम्युनल इलेक्टोरेट को रोकने के लिए संविधान ने यही बोला कि एक जनरल वोटर लिस्ट होगी, कोई उसमें 3-5 नहीं होगी कि ये कौन सी कास्ट का है, कौन से रिलीजन का है, कौन से एरिया का है, कौन से क्या है, नहीं, कोई नहीं, सबके लिए समान, एक रूप, एक वोट, एक मत, एक पर्सन एक वोट। ठीक है, साफ बात, समझ में आ गई। तो संविधान ने अबॉलिश कर दिया ये चीज, क्योंकि हमने यही रीजन देखा था कि पार्टीशन जो हमारा हुआ है बिकॉज ऑफ दिस टेंशन हुई है कि अरे हम लोग अपने आदमी को वोट करेंगे, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू, अपने आप कर रहे हैं। तो 325 में बोल दिया गया अगले आर्टिकल में कि देखो सुनो, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, और किसी व्यक्ति को वोट देने से आप इसलिए नहीं रोक सकते हो क्योंकि वो कोई पर्टिकुलर रिलीजन का, रेस का, कास्ट का, सेक्स का, या इनमें से ही कोई और है, नहीं। इसके अलावा देखो और कुछ नहीं लिखा है आगे इसमें ये नहीं लिखा है कि जेंडर है, ये है, वो है, कोई अनपढ़ है, गंवार है, ये वाली बात नहीं हुई है। खाली हमने बोला है किसी व्यक्ति को आप उसके मताधिकार से इसलिए वंचित नहीं कर सकते हो, इसलिए उसको आप बोल सकते हो कि नहीं तुम वोट नहीं दोगे क्योंकि तुम पर्टिकुलर रिलीजन के हो, नहीं, ये नहीं हो सकता है। नो पर्सन, सिटीजन नहीं लिखा है यहां पे, पर्सन, नो पर्सन इज टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ दीज। अब इसी के साथ ही यह भी बोला गया है, कोई व्यक्ति इसलिए भी आगे नहीं बढ़ के ये कह सकता है कि अरे मैं पर्टिकुलर रिलीजन का हूं, मुझे इस वाली वोटर लिस्ट में शामिल करो, नहीं। तुम अगर बनारस में हो, बनारस में रहते हो, वहां का तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड है, तो तुम ये नहीं कह सकते हो कि मैं जाके शिमला में जाके वोट दूंगा, नहीं, तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां है। अब तुम इसलिए बोलो कि अरे नहीं भैया, हम तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और इसमें एनी ऑफ देम, हम तो यहाँ के हैं, वहां के हैं, हमें तो वहां पर इंक्लूड करो। क्यों करोगे भैया? तुम क्या ये चाहते हो कि वहां की जाके डेमोग्राफी चेंज करो? नहीं, जो तुम्हारे यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव है तुम उसको चुनो, बस। नो पर्सन कैन क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन एनी स्पेशल इलेक्टोरल रोल। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे तो जाना है, मैं तो जाके ना प्रेसिडेंट के नाम पे वोट देने जाऊंगा, मैं दूंगा वोट। प्रेसिडेंट को वोट देने का आपको अधिकार ही नहीं है, क्यों आप देना चाह रहे हो? ठीक है, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन हैज अकॉर्डेड इक्वालिटी टू एवरी सिटीजन इन द मैटर ऑफ इलेक्शंस। ये बहुत बड़ी बात है। जब मुझे याद है हम पढ़ते थे हिस्ट्री में, तो गांधी जी की, नेहरू जी की, अंबेडकर जी की बहसें होती थी, खूब बहस होती थी। और अंबेडकर जी कहते थे कि मुझे चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट, मुझे चाहिए रिजर्वेशन, मुझे चाहिए ये, क्योंकि मैं अपने दलितों को देखता हूं, परेशान है वो, दुखी है वो। अब फिर गांधी जी ने कहा कि अंबेडकर जी, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, देश ऑलरेडी बहुत बटा हुआ है, हिंदुओं में, मुस्लिमों में, इनमें उनमें, प्लीज एक वोट देने का अधिकार ऐसा है कि वो हर किसी का होना चाहिए। आप ये मत कहो कि जो वोट देने का अधिकार खाली 10th पास व्यक्ति को हो। अंबेडकर जी क्योंकि पढ़े लिखे लॉयर आदमी, लंदन से पढ़ के आए हैं, उन्हें पता है कि अगर हर किसी को वोट देने का अधिकार हुआ तो कौन वोट दे पाएगा, पहली बात, और कौन वोट देने जा ही नहीं पाएगा, दूसरी बात, और जो वोट देने जाएगा वो किस तरीके से, क्या सोच के वोट देगा। अंबेडकर जी बहुत आगे का सोच रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि कम से कम 10th पास का या मैट्रिक्स या कोई भी मतलब ग्रेजुएट व्यक्ति वोट दे, ऐसा कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति वोट दे, ताकि वो इंटेलिजेंट होके अपने यहाँ का एमपी चुने, एमएलए चुने। अब गांधी जी ने कहा कि देखो, मेरे पूरे भारत में मैंने कब से देख रहा हूं, यहाँ पे लोगों पे कोई अधिकार नहीं है, ना इन पे पैसा है, ना इन पे पढ़ाई है, ना इन पे कोई ना इनके वैसे ही कोई अधिकार है, ना इनकी कोई जीवन यापन है, ना हमारी खेती बाड़ी अच्छी है। इन पे खाली एक अधिकार है। वो क्या अधिकार है? कि चुनाव में जाके फ्री में वोट डालने का। इनसे वो मत छीनो प्लीज, हाथ जोड़ के विनती आपसे। तो अम्बेडकर जी ने कहा ठीक है, फिर इसके लिए कुछ और तो फिर मुझे प्रोविजन चाहिए। तो अम्बेडकर जी ने कहा कि मैं दूसरी बातें भी करने को तैयार हूं कि सेपरेट इलेक्टोरेट हो सकते हैं। गांधी जी ने कहा मैं हाथ जोड़ रहा हूं, फिर से मैं भूख हड़ताल पर चले जाऊंगा अगर ये हुआ वो हुआ। फिर याद है एक पैक्ट हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर जी में, बताना। ओके, सो इलेक्टोरल फ्रेंचाइजी हर किसी को मिली हुई है, मैं भी वोट दूंगा, आप भी वोट देंगे। जब अभी अप्रैल मई में जब चुनाव होंगे तो हम सब जाएंगे वोट देने, क्योंकि वो एक हमारा डेमोक्रेसी का त्योहार है, बहुत बड़ा त्योहार है। और 2024 के चुनाव है हमारी कौन सी लोकसभा है? 19th, 20th, 21st, बताना कौन सी है। ओके, सो सबके वोट देने का अधिकार इक्वल है। अब 326 क्या कहता है? पहली बात, ये वोट दे कौन रहा है? तो जो लोकसभा के इलेक्शन हो, चाहे स्टेट की विधानसभा के इलेक्शन हो, ये होंगे ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। पहली बात कि हर किसी को वोट देने का अधिकार, एडल्ट माने वयस्क, और फ्रेंचाइज माने कि हर किसी को इक्वली बांट दिया है। ओके फाइन, तो कौन देगा? वो देगा जो नागरिक है, पहली बात, और वो देगा जो नागरिक 18 साल से बड़ा है। इस अमेंडमेंट के बाद इस एज को हमने रिड्यूस कर दिया था,
हमने बोला था कि नहीं नहीं, अब 18 की उम्र में व्यक्ति अब वोट दे सकता है। मतलब 24-25 की एज तक हम ये मान के चलते हैं कि व्यक्ति जो है अभी उसकी मानसिकता अभी उतनी डेवलप नहीं हुई है। तो हमारे यहाँ देश में एज लिमिट कितनी है अल्कोहल कंजम्पशन की? ओके। और हम ये मान के चलते हैं कि हाँ 18 की उम्र में आदमी इतना मेच्योर हो चुका है कि वो अपने यहाँ का प्रतिनिधि चुन सकता है। सो ये एक विडंबना है। अब फाइन, फिर डिस्क्वालिफिकेशन। कब आप वोट नहीं दे सकते हो? आप वोट तब नहीं दे सकते हो जब या तो आपने यहां रहना छोड़ दिया हो इंडिया में, तो क्यों वोट दोगे आके? जाओ अपने बाहर। फिर या फिर आप प्रॉब्लम में हो दिमागी तौर से, या फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है आपके जीवन में, आप जेल में बंद हो, या करप्ट या इलीगल प्रैक्टिसेस में आप सम्मिलित पाए गए हो, आप इसमें जोड़े गए हो, एंड संविधान के प्रोविजंस या एनी लॉ मेड बाय एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट की कोई विधानसभा हो, अगर इन्होंने कोई कानून बना रखा था और उसका उल्लंघन करने की वजह से आपके ऊपर इनमें से कोई चीज लग जाती, चलो एनआरआई होना कोई अपराध नहीं है, ओके, पर अनसाउंड माइंड होना ये भी कोई अपराध नहीं, चलो ये दोनों तो अपराध हैं। अगर आपने कोई ऐसा क्राइम किया, आपने कोई ऐसा मुफलिसी करी है, तो भैया आपको बोला जाएगा कि अब आप जेल में रहना, वोट नहीं दोगे, जाओ चलो हो गया, आप समाज की सोसाइटी के हिस्से के लायक नहीं हो, अंदर रहो। नाउ संविधान यही कहता है कि देखो पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट की विधानसभा हो, अब जब भी आपको ऐसा लग रहा हो कि इस इलेक्शन में कुछ ना कुछ त्रुटि हुई है, कुछ ना कुछ हेराफेरी हो गई है यहाँ पे, तब ऐसे में आप क्या करना, आप कहीं तो जाओगे अपनी बात कहने कि साहब मैं देखो इलेक्शन में खड़ा हुआ था और मुझे कैंपेनिंग नहीं करने दी, मुझे रास्ते में दूसरी पार्टी के लोग मुझे मारते थे पीटते थे, मैं भग जाता था अंदर, ऐसा होता था वैसा होता था, तो मेरी कैंपेनिंग नहीं हो पाई, मैं हार गया। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है और आपके पास ऐसे सबूत हैं, तब देन यू कैन गो टू फाइल एन इलेक्शन पिटिशन। इलेक्शन पिटिशन एक सिविल सूट होता है, सिविल सूट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये वहां वहां पे प्रेजेंट हो सकता है टू सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर, एक ऐसी अथॉरिटी के पास एक पर्टिकुलर तरीके से ही आप जा सकते हो उनके पास, एज प्रोवाइडेड बाय द एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर, चाहे स्टेट की विधानसभा बता दे उस पर, चाहे उस पार्लियामेंट बता दे। अब 66 से ही जब इलेक्शन हुए थे, तब हमने देखा था कि ऐसा हो रहा था कि हर स्टेट के अपने अपने हाई कोर्ट्स ये सब सुनना शुरू करते थे मैटर इलेक्शन के अराउंड। हाँ, हाई कोर्ट्स के ऊपर ऑफ कोर्स सबके बड़े माई बाप सबसे बड़े कोर्ट बैठती है, तो इनके पास तो पूरी पूरी पावर है ही हर चीज सुनने की, हर चीज समझने की। अब ऐसे में लेकिन हाई कोर्ट सुनना शुरू कर सकते हैं। एक बहुत ही स्पेशल इलेक्शन पिटिशन होती है जहां पे आपको बताना पड़ता है कि सर डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हो गया। अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट सुन रही है ना, ये अभी चंडीगढ़ का मेयर का। सो अब 323B अमेंडमेंट के बाद आया, इसने बोला कि देखो एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर हो चाहे पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट की विधानसभा हो, ये दोनों एप्रोप्रिएट है अपने अपने सब डोमेन के लिए। सो दे कैन एस्टैब्लिश अ ट्राइब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट्स। फाइन, कि इलेक्शन में कुछ भी दिक्कत आ रही है, कोई डिस्प्यूट हो गया है, लग रहा है कि पोल बूथ कैप्चर हो गए, लग रहा है कि अरे कुछ और हो गया है, धांधलीबाजी हो गई है, ये हो गया है, एक आदमी ने जाके पूरे गांव के 1200 वोट डाल दिए, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है देन यू कैन गो टू अ ट्राइब्यूनल। अब ऐसा होगा कि ये जो ट्राइब्यूनल होगा इट प्रोवाइड्स फॉर द एक्सक्लूजन ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट्स। कोई और कोर्ट इसके ऊपर कोई अपना अधिकार नहीं दिखा सकती है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल अगर कोई बना, इलेक्शन ट्राइब्यूनल बन के ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल अपने आप से ऑटोमेटिक, ये जैसे कहते हैं ऑटोनोमस होगा, इसके ऊपर किसी की एम्पावर, कोई किसी कोर्ट का जुरिसडिक्शन नहीं होगा, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे कोई भी हो। पर ऑफ कोर्स इनको छोड़ दो आप, इनका हर जगह जुरिसडिक्शन है, ये सबसे बड़े हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के ऊपर हो सकता है ओनली बाय स्पेशल लीव अपील जुरिसडिक्शन, स्पेशल लीव पिटिशन। स्पेशल लीव पिटिशन के द्वारा आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो ये कह के कि सर जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल बना था केरला में, देखो उसने कितना खराब डिसीजन दिया, ये हो सकता है बस। इसके अलावा कोई और कोर्ट इनके ऊपर सुनवाई, ये अपना ट्राइब्यूनल है, प्राधिकरण है, अपने आप से काम करेगा और नहीं सुनेगा किसी की। ठीक है फाइन, चंद्र कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कह दिया कि जो ट्राइब्यूनल वाली बात है ना, ये फिट नहीं बैठ रही है, इसको हटाओ। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट दिस प्रोविजन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये नहीं होना चाहिए। जब आप एक तरफ कहते हो कि इलेक्शन का मैनर कोई ऐसे कहीं और डिस्कस नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, देन व्हाई डू वी हैव दिस इज नॉट नीडेड, नॉट रिक्वायर्ड। ओके ठीक है, अगर आगे भी कभी अगर इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनती है, इफ एट एनी टाइम an election tribunal is established, an appeal from its decision lies only to the lies to the high court। ठीक है, ओके फाइन। नाउ क्या होगा कि इलेक्शन मशीनरी, अब इलेक्शन होने शुरू हो चुके। 324 कहता है कि इलेक्शन कमीशन है, इसके पास सब कुछ पावर है, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल ऑफ द कंट्रोल ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन खुद क्या है,
1 सीईसी प्लस 2 ईसीस, ओके फाइन। अब जो राष्ट्रपति हैं ही अपॉइंट्स द सीईसी एंड द ईसीस, ठीक है। अब ये आगे बन गए, क्या इन्हीं 3 से काम हो जाएगा? नहीं, हर स्टेट का अपना अपना एक सीईओ होगा। सीईओ माने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है ये, ऑफ अ स्टेट और अ यूटी होते हैं, एंड ही इज अपॉइंटेड, ही और शी इज ऑथोराइज्ड टू सुपरवाइज द इलेक्शन वर्क इन द स्टेट और यूटी, फाइन, सब्जेक्ट टू द ओवरऑल सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ईसीआई। स्टेट के बहुत बड़े आदमी हो गए ये, ठीक है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के हेड नहीं हैं, वो अलग होते हैं, ओके। नाउ ईसीआई nominates or designates an officer of the government of state or UT of course as the CEO, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन करवाने के लिए हमने इनको बुलवाया कि आप एक काम करो, आप मान लो रेवेन्यू सेक्रेटरी हो हरियाणा सरकार के, ठीक है, ओके। तो अब आपके पास एडिशनल जिम्मेदारी है कि इस बार आप हरियाणा में जब इलेक्शन होंगे लोकसभा के, तो आपको बनना पड़ेगा यहाँ का सीईओ, बस कुछ समय के लिए, जब तक इलेक्शन हो रहे हैं उस दौरान के लिए, ठीक है, एज द सीईओ। अभी क्या अपने आप बन सकते हैं? नहीं, इट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट की सरकार या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफ कोर्स स्टेट सरकार से पूछना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन बोलेगा कि हम चाहते हैं वो जो ऑनेस्ट पर्सन है वो आपका बनना चाहिए सीईओ। हमने ढूंढ के रखा हुआ है उस पर्सन को, हम क्योंकि स्मार्ट हैं, हमने पूरा पता कर लिया कौन कौन से ऑफिसर करप्ट है, कौन कौन के ऑफिसर ईमानदार है। सो अब फिर हर डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने बनेंगे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, ठीक है, ये एक जिले में सारा काम देखते हैं, कैसे इलेक्शन होना है, क्या कराना है, क्या नहीं करना है। ईसीआई यहाँ पे नॉमिनेट्स और डेजिग्नेट्स एन ऑफिसर ऑफ द स्टेट सरकार, के स्टेट का सरकार हो एज द डीईओ, ठीक है भैया, इन कंसल्टेशन विद द स्टेट की सरकार हो ओनली, क्योंकि उन्हीं का ही अफसर आप ले रहे हो, ओके। अब रिटर्निंग ऑफिसर सबकी बातें सुनता है, सारे जितने विधायक आते हैं, जितने एमपी आते हैं, वो सारे जो अपना नामांकन भरवाने आते हैं, तो रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि लाओ बताओ क्या है, लाओ क्या करें, आगे आपका नामांकन लाओ, दे दो, भर लेते हैं। जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है जनरली डीएम होते हैं, ठीक है, ऑफ पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी is responsible for the conduct of elections in the parliamentary assembly constituency concerned। जहां पे भी वो इलेक्शन हो रहा है वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर के पास पूरी जिम्मेदारी दे दी जाती है कि भैया डीओ साहब की परमिशन आ चुकी है, अब इलेक्शन की सारी मशीनें मंगवाओ, सारी ट्रेनिंग करवाओ, कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में, कौन से जो भी टाउन हॉल, कम्युनिटी हॉल जो होते हैं जहां पे इलेक्शन होगा, जिस सेंटर पे, जिस पोल बूथ पे, वहां पे जाके ट्रेनिंग करवाना शुरू करो, स्टाफ की भर्तियां कराओ, जो भी कराना है, टीचर्स को बुलाओ, सब जगह से बुलाए जाते हैं, फाइन। अब ईसीआई यहां पे नॉमिनेट्स और डेजिग्नेट्स एन ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ और अपनी लोकल अथॉरिटी जो भी हो फॉर ईच ऑफ द असेंबली एंड द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, ऑफ कोर्स इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट या यूटी ऑफ दैट कंसर्न स्टेट, जो भी है, फाइन, इजी। हम आगे चले, हमने कहा इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर क्या करता है? ये जितनी वोटर लिस्ट होती है उस जिले में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहां पे ये वोटर लिस्ट तैयार करवाते हैं, ठीक है। ईसीआई इनको भी नॉमिनेट करती है इन कंसल्टेशन विद द स्टेट और यूटी गवर्नमेंट, अपॉइंट्स एन ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटी एज द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या हुए? जो उस दिन खड़े होके काम करवाते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर विद द असिस्टेंस ऑफ पोलिंग ऑफिसर्स कंडक्ट्स द पोल एट पोलिंग स्टेशन वाले दिन जो वहां खड़े होके वोट डलवाते हैं और सब जगह ऐसे दिखते हैं हर जगह कि हाँ भाई सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। डीईओ यहाँ पे जो हमने पीछे देखे थे, ही अपॉइंट्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड द पोलिंग ऑफिसर्स आल्सो, फाइन। इन केस ऑफ द यूटी सच अपॉइंटमेंट्स आर ऑफ कोर्स मेड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर, क्योंकि यूटी अब कितनी सी यूटी है, वहां पे क्या है, कितने सारे जिले होंगे, कितने ही सारे डीएम होंगे, वहां पे कितने अफसर होंगे, तो जो वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर होगा, जो ऑफ कोर्स वहां के कलेक्टर या वहां के कमिश्नर, तो वो डील करते हैं सारे मैटर्स, ठीक है, इजी। हम आगे गए, ये हैं वो लोग और कौन कौन इनको अपॉइंट कर रहा है, फाइन। सीईओ स्टेट का एक, डीईओ या रिटर्निंग ऑफिसर प्लस एआरओ, फिर ईआरओ ऑफ कोर्स और असिस्टेंट ईआरओ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्लस पोलिंग ऑफिसर। ये लोग अपॉइंटेड बाय डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटी जो इलेक्शन कमीशन ने ढूंढ के रखी है कि मेरे पर्टिकुलर चुने हुए पर्सन जो ये लोग हैं, ये लोग तय करेंगे कि मेरे यहाँ कौन आने वाला है, कि ये कौन कराएगा उस दिन इलेक्शन, कौन कराएगा। बाकी बड़े बड़े पोजीशन की जिम्मेदारी लेता है इलेक्शन कमीशन खुद इन कंसल्टेशन विद द स्टेट और यूटी की सरकार जो भी है वो, ठीक है, फाइन, इजी। हम आगे गए, ओके। अब इलेक्शन होने लग गए। इलेक्शन होते समय हम बनाते हैं कई सारे ऑब्जर्वर माने क्या होता है? ये लोग ऑब्जर्व करते हैं। वाह सर वाह, कितनी अच्छी बात बताइए आप, ऑब्जर्व करता है, ये तो कोई भी बता देगा। अब फाइन, करते क्या है ऑब्जर्व? या तो जनरल ऑब्जर्व होते हैं कि, या फिर ये पैसा देखते हैं, भाई कितना पैसा खर्च कर रही है कोई पार्टी। ऐसा तो नहीं है कि एक पार्टी जो है 500 करोड़ फूक दे एक ही इलेक्शन में, एक ही जगह के इलेक्शन में, एक ही डिस्ट्रिक्ट में,
तो ऐसा नहीं हो, पता चले कि इस पार्टी ने बहुत ज्यादा जो है लोगों को खरीदा है, वोट खरीदे इन्होंने, वो सब चेक करने के लिए। तो जनरल ऑब्जर्वर क्या करेगा, ये भी कमीशन ही डिप्लॉय करवाते हैं इन लोगों को, और इनको बोलते हैं कि अब आपके पास जिम्मेदारी है कि आप इंश्योर करो कि स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन हो, कहीं कोई ऐसा नहीं हो आगजनी हो जाए, कोई दंगे फसाद हो जाए, कोई किसी ने ऐसा कोई अपने बैरिकेडिंग लगा दी मोहल्ले के बाहर कि इस मोहल्ले से कोई नहीं जाएगा वोट देने, ऐसा कभी नहीं हो पाए भैया, ये देख लेना। अब दीज ऑब्जर्वर्स क्लोजली मॉनिटर एवरी स्टेज ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, जितनी भी देश में जब चुनाव होते हैं, टू एंश्योर फ्री एंड फेयर स्मूथ इलेक्शंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, फाइन। एक्सपेंडिचर ऑफ ऑब्जर्वर, तो ये ऑब्जर्वर क्या करते हैं, ये कमीशन इनको ही अपॉइंट करता है, पहली बात, ठीक है। एंड असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स, हु क्या करेंगे, हु एक्सक्लूसिवली मॉनिटर द इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑफ दैट कैंडिडेट या वो कंटेस्टिंग पार्टी जो भी हो। ठीक है, ये देख के बताएंगे कि सर देखो इतना ज्यादा पैसा रातों रात में देखो ट्रकों में आया, लदा हुआ आया, सब जगह बट गया, कैश बटा है। सो अब इसके बाद आएंगे पुलिस ऑब्जर्वर। पुलिस ऑब्जर्वर ऑफ कोर्स आईपीएस होंगे, जिनके पास पावर होगी डिसीजन लेने की, जिनके पास पावर होगा एंटिसिपेट करने की कि क्या अगला कदम हो सकता है, क्या क्या मैं अगला कदम क्या करूं, और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के साथ सिविल या जो भी हमारा पुलिस प्रशासन है, सिविल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, तो इन दोनों के साथ तालमेल बिठा के मैं इंश्योर करूंगा कि हर जगह पीस, ट्रैंक्विलिटी, क्वाइट, ऑर्डर, लॉ की सिचुएशन कभी हमेशा बस बरकरार रहे, इलेक्शन अच्छे से हो जाए। नाउ ये इसीलिए बुलाते हैं ताकि स्टेट पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी क्योंकि सेंसिटिविटी कुछ कुछ जगहों की बहुत ज्यादा होती है। देवबंद इलाके देखो, वहां क्या क्या हो जाता है, मुजफ्फरनगर, बिहार, ऑफ कोर्स बिहार में तो इनकी तो सबसे ज्यादा जरूरत है। फिर माइक्रो ऑब्जर्वर्स, माइक्रो ऑब्जर्वर क्या करेंगे, ये बहुत ही बारीक बारीक चीजें। माइक्रो ऑब्जर्वर्स आर डिप्लॉयड बाय द कमीशन टू मॉनिटर क्या क्या, पोल प्रोसीडिंग्स एट क्रिटिकल और वल्नरेबल पोलिंग स्टेशंस। फाइन, ठीक है, कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल, बहुत ही माइन्यूट छोटी छोटी चीजें, कि लोग आ रहे हैं लाइन से आ रहे कि नहीं, लोग वहां पे खड़े होकर सबके हाथों में इंक लग रही है कि नहीं, फिर लोग वोट देने जा रहे हैं तो उनको वीवीपैट मिल रही है कि नहीं, ये सारा जो एक जो बेल बजती है वो भी। फिर ये ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं या सेंट्रल पीएसयूज होते हैं। इंडियन ऑयल फोन कर दिया, हाँ भाई सबकी छुट्टियां कैंसिल करो, सबको पहुंचना है, आपके जिले में इलेक्शन होने वाले हैं, यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर। आप किसी भी, आप कोई बैंक के कर्मचारी हो, चाहे आप कोई इंडियन ऑयल के हो, चाहे आप कोई स्टील अथॉरिटी के हो, आ जाना शांति से। ठीक है भैया, आ जाएंगे। अब ये मॉक पोल भी करवाते हैं, ईवीएम की सीलिंग होती है, वीवीपैट, सारे अदर डॉक्यूमेंट जितने भी सब कुछ होता है, इनकी जिम्मेदारी, इनका आ जाता है कि सर आपको अगर जरा भी दिक्कत लगे फोन करो, सीधे फोन घुमाओ, अभी आते हैं हम। ठीक है, माइक्रो ऑब्जर्वर्स दे रिपोर्ट डायरेक्टली टू जनरल ऑब्जर्वर्स, पीछे जो हमने देखा था, रिगार्डिंग एनी इरेगुलरिटीज ऑब्जर्व्ड इन, कहीं भी पोल के दौरान, कहीं भी चुनाव के दौरान, एट देयर असाइंड पोलिंग स्टेशन। अगर आपको लग रहा है कि भैया आपका पोलिंग बूथ कैप्चर होने वाला 10 मिनट के अंदर, भीड़ आने वाली है 2 लाख की, लो 2 लाख की भीड़ आ रही है, तो एकदम से तुरंत फोन कर दिया अपने ऑब्जर्वर को, अपने जो इनका रिपोर्टिंग मैनेजर है, जो इनका आरएम है, फिर ये आरएम साहब फोन करेंगे ऊपर डीईओ को, फिर ऊपर फोन जाएगा एसईओ को। ठीक है भैया, ओके, सबको देखा जाएगा, सीईओ को। नाउ इलेक्शन तैयार हो चुका है, इलेक्शन का टाइम आ चुका है। अब टाइम कैसे पता चलेगा, लोकसभा का भी 5 साल में होना चाहिए, उसके पहले भी हो सकता है अगर भंग हो चुकी हो। ठीक है भैया, और भंग भी तब जब दूसरी ऑल्टरनेटिव सरकार नहीं बन पा रही हो। ओके, फाइन 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 फाइन। ऐसे ही ये तो 172 कहता है विधानसभा के लिए हर 5 साल में होगा, पर अगर पहले भंग हो गई तो दोबारा चुनाव करवा लो, क्योंकि आपके पास ऑल्टरनेटिव सरकार नहीं थी। ठीक है, राष्ट्रपति कैन डिसॉल्व लोकसभा एंड कॉल अ जनरल इलेक्शन कभी भी बिफोर द 5 years गैप, अगर इनका पूरा ना भी हो, ये 5 वर्ष का इनका पूरा कार्यकाल नहीं हो पा रहा लोकसभा का, लोकसभा पहले भंग हो गई। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कैन नो लॉन्गर कमांड जो कॉन्फिडेंस, के सरकार का जो कॉन्फिडेंस है, सरकार हार चुकी है, विश्वास मत, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है, सरकार इज गॉन, एंड ऑल्सो देयर इज नो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट अवेलेबल, कि दूसरी सरकार मिल ही नहीं पा रही है। ऑपोजिशन कह रही है हम पे नंबर ही नहीं थे पहले भी ना आवे, तो हम क्या करेंगे, दोबारा इलेक्शन करवाओ, हम नहीं जानते। ठीक है, ओके, तब इलेक्शन हो सकते हैं जल्दी। फाइन, इलेक्शन आ गए, इलेक्शन का शेड्यूल बताना होता है जब 5 साल का टर्म नॉर्मली अगर सरकार ठीक ठाक चल गई, तो सरकार का जब 5 साल का टर्म कंप्लीट हो रहा हो या ये भंग हो गया हो, तब नए इलेक्शंस होने होते हैं, एंड इलेक्शन कमीशन इनिशिएट्स द इलेक्शन प्रोसेस। फिर इलेक्शन कमीशन अपने गियर में आ जाता है, लगा देता है गियर कि चलो अब करवाते देश में इलेक्शन। अब संविधान कहता है देयर शुड बी नो मोर देन 6 months, कि लोकसभा अगर अप्रैल या मई में भंग होती है, दैट मींस कि आपको अगस्त सितंबर से पहले तक
आपको चुनाव करवा के नई लोकसभा को बुलवाना है। बस ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो देश में बिना डेमोक्रेसी के सरकारें चल रही हैं, नहीं, ये नहीं हो सकता है। होना क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, लोगों के प्रतिनिधि ही जाएंगे अपनी सरकार बनवाने। दैट मीन्स कि सरकार हमेशा वो हो जो लोगों की पसंद हो, जो लोग चाहते हो, मेजॉरिटी जिसको पसंद करती हो। दिस मीन्स कि 6 महीने से ज्यादा समय नहीं हो सकता है जब लोगों का मत कोई सुन ही नहीं रहा हो। यू हैव टू कंडक्ट इलेक्शंस एंड 6 महीने के अंदर तो आपको नई सीटिंग बिठा लेनी है पुरानी वाली भंग करके। जैसे मान लो पुरानी वाली अगर भंग हो रही है जून 1, ओके, जून 1, अब फिर नई लोकसभा कौन से दिन लास्ट तक आ सकती है, बताना मुझे जरा कौन से। आसान क्वेश्चन है, ओके। नेसेसिटेटिंग दैट इलेक्शंस बी कंप्लीटेड विद इन दिस टाइम फ्रेम, कि इसी टाइम फ्रेम के अंदर इलेक्शन करा लो, काउंटिंग करा लो, सबसे शपथ पत्र सबसे ले लो, जो भी कराना है ओथ वोथ सारा करा दो, और नया हाउस की सीटिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, अब जब इलेक्शन कमीशन ऐसा बोलना शुरू करता है तब उनको करनी होती है एक मेजर सिग्निफिकेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐसे होती है, ये हुई थी 2019 की है ये, 2019। सो फाइन, अब क्या होता है, ये यहां पे आके बताते हैं कि भैया हमने बना लिया है पूरा फेज, हमने बना लिया है पूरा हमने प्रोसेस सेट कर लिया है। पहले जम्मू कश्मीर से शुरू होके ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएगा इलेक्शन, फिर ऐसे जाएगा पूरे देश भर में, और 7 से 8 फेजेस में इलेक्शन हमारे यहाँ देश में कंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, अब इससे शुरू हो जाती है हमारी फॉर्मल प्रोसेस शुरू, ऑफिशियल प्रोसेस शुरू हो गई है। अब इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही द एमसीसी आचार संहिता लग जाती है। आचार संहिता जो सारी पार्टियों को माननी पड़ती है, और इट ऑफर्स गाइडेंस। आचार संहिता कहती है कि पॉलिटिकल पार्टीज, अब आप झूठे वादे मत करना, अब आप ऐसे रिझाना मत, अब आप ऐसे किसी की बुराई नहीं कर सकते हो बिना मतलब के लिए। आचार संहिता में काफी सारी बातें हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के सब लोगों ने बैठ के अपने आप से ही तय करी है कि हाँ ठीक है हम सब मानेंगे ये चीज। ठीक है, इट्स लाइक वियना कन्वेंशन कि हाँ नहीं भी लिखा है तो सब मानेंगे, ठीक करना पड़ेगा। ओके, बिकम्स इफेक्टिव इमीडिएटली, हो गई, आ गया टाइम इनका। ठीक है, अब आने वाली है। अब इलेक्शन कमीशन ये बोलना शुरू करने के बाद इलेक्शन प्रोसेस बिगिंस विद इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन। एक नोटिफिकेशन आ जाता है, एक सर्कुलर आ जाता है जिसमें कि सारा हमारे देश की जनता को वो नोटिफिकेशन है कि देश की जनता, आपके लिए चुनाव आ चुका है, आप लोग अब वोट देने आइएगा, और जो लोगों को जीतना है, जो लोगों को खड़ा होना है, आप अपना नामांकन भर सकते हो। इसके बाद जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं दे हैव टू फाइल नोटिफिकेशन इन देयर डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज वंस नोटिफिकेशंस आर इशूड। फाइन, ठीक है। क्या अगर मैं कानपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से हूं, क्या मैं पंजाब से लड़ सकता हूं चुनाव? बताना जरा आंसर। कैंडिडेट्स हैव 1 वीक टू सबमिट देयर नॉमिनेशन। मैंने एक हफ्ते में अपना लिया, मैंने सारा अपना बना दिया, नोटिफिकेशन आ चुका है कि नोटिफिकेशन आया है, मान लो 24 फरवरी को। 24 फरवरी को नोटिफिकेशन अगर आ गया तो मेरे पास एक हफ्ता है, 24, 4, 28 और 3 दिन आगे की 3 मार्च, यानी कि 3 मार्च तक मुझे अपना नामांकन दायर करना है, मुझे अपना नामांकन फाइल करना है। अपना नामांकन करने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर इसको स्क्रूटनाइज करेगा। जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो देखता है कहीं इसने गलती तो नहीं कर दी है, या इसने ऐसा तो नहीं अपनी इनकम दिखाई नहीं हो, या इसने अपनी इनकम जो है 5 रुपए दिखाई है, एनुअल इनकम 5 रुपए। तो हो सकता है कोई कैंडिडेट इतना ईमानदार हो, 5 ही रुपए कमा रहा हो, कैसे तैसे जी रहा है। खैर चलो हाँ। सो अब इसके बाद ये रिजेक्ट कर सकते हैं आरओ ये बोल के कि झूठ बोल लो, ऐसा नहीं हो सकता, सही करो उसको। तो इसके बाद ये होगा कि अब अगर रिटर्निंग ऑफिसर ने कह दिया कि तुमने जो नामांकन भरा है, तुम्हारा विटनेस कौन, इसमें तुम्हारा वो कौन है बॉन्ड कराने वाला, तुम्हारा विटनेस या तुमको सपोर्ट करने वाले लोग आए कि नहीं आए? कुछ कोई नहीं आए, मैं अकेला आया हूँ कि ऐसा है, 5-10 लोगों को लेके आओ, लाओ चलो, 2 लोग कम से कम चाहिए होते हैं। ठीक है, ओके। तो एक समरी हियरिंग होती है एक ही दिन। अब समरी क्या होती है कि आरओ एक बार में बुलाएगा, सामने पूछ के बात करेगा, हो पाएगा तुमसे, 2 लोग हैं तुम्हारे पास सपोर्ट देने के लिए? हाँ है, लेके आओ ना, चलो लाओ, मरवाएं तुम्हारा अपना सारा नॉमिनेशन। कई कैंडिडेट्स को कुछ नहीं समझ में आता है क्या करना है, वो जाके पता है आपको, कई सारे जो आप देखोगे ना पंचायतों के इलेक्शन में या किसी और के इलेक्शनों में, तो वहां पे क्या होता है, जैसे अगर मान लो कोई रिजर्व सीट है या कोई और भी सीट है, अब उसमें कोई व्यक्ति जो उस एरिया का रसूखदार व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है, वो नहीं खड़ा हो सकता, तो वो क्या करता है, अपने किसी चेले को खड़ा कर देता है कि चलो एक काम करो तुम खड़े हो जाओ। उस चेले को पता ही नहीं है मुझे बोलना क्या है, करना क्या है। वो आरओ के सामने वो जो रसूखदार व्यक्ति होता है, जो नहीं खड़ा हो सकता है, जो सपोर्ट कर रहा है उसको पैसे से या किसी और अपने लोकल सपोर्ट से, तो वो जो रसूखदार व्यक्ति होता है वो आरओ को जानता भी होता है। पर ये जो कैंडिडेट खड़ा है, जो लोगों की पसंद होने वाला है,
इसको नहीं पता क्या बोलना है, इसको नहीं पता क्या करना है। तो हर जगह लिखा होता है कि अरे फलाने व्यक्ति और उनकी फोटो जो खड़े हुए हैं, और उनसे बड़ी फोटो उनकी जो वहां पे खड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो है बड़े वहां के फेमस आदमी है। ये सब होता है, ठीक है। वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स जो भी होंगे, दे कैन विड्रॉ देयर अपना ये अगर 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 उन्हें लग रहा है कि हम हार जाएंगे, उन्हें लग रहा है बेइज्जती हो जाएगी, नहीं लड़ रहे चुनाव, हो गया, थक गया मैं, तो वो 2 दिन के अंदर अंदर स्क्रूटिनी के अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। हमें नहीं जाना, हमें नहीं लड़ना चुनाव, अगली बार लड़ेंगे, तैयारी से जब आएंगे, अगला अटेम्प्ट होगा हमारा अच्छे से। सो प्रोसेस ये निकली, नोटिफिकेशन आ गया, बड़ी इनकी पूरी अच्छी खासी मेजर कॉन्फ्रेंस हुई, सब कुछ हुआ, प्रेस मीडिया सब आए, फिर नॉमिनेशन प्रोसेस। देखो मोदी जी भी आए हैं, मोदी होंगे, ठीक है भैया, प्राइम मिनिस्टर आप हो, पर आप एक एमपी के चुनाव के लिए भी तो खड़े हुए हो, अब तो आपको आना पड़ेगा जो प्रोसेस के आगे। तो अब बैठे हैं आर सार और हमारे प्राइम मिनिस्टर खड़े हुए हैं, ठीक है, ये प्रोसेस है तो है। नाउ फिर इसके बाद इन सारे कैंडिडेट्स को जो अभी सेलेक्ट नहीं, जो अभी इलेक्ट नहीं हुए हैं, इनको लेनी होती है एक शपथ। शपथ में लिखा होता है कि मैं XYZ पर्सन, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, वैसा नहीं बोलूंगा, और जो है मैं सच्ची ईमानदारी, श्रद्धा, निष्ठा सबके साथ मैं अपने संविधान को पूरी पूरी तौर से सपोर्ट करूंगा, जो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरी तरफ से, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। कुल मिला के यही है, ठीक है। फिर स्क्रूटिनी हो गई कि नामांकन सही है कि नहीं है, कुछ गलत है कि नहीं है, कुछ गलत है कि नहीं है, ऐसे करके हो जाता है, ठीक है। फिर आगे शुरू होगा इनका कैंपेन कि हाँ भाई हमने नोटिफिकेशन दे दिया है, हम जीतने वाले हैं, प्लीज भाइयों बहनों, और किसी के भी नाम पे वोट लगेगा, हाथ पे फूल को वोट देना है, इनको वोट देना है, यही सब होता है, ठीक है। इलेक्शन कैंपेनिंग होती है, फिर पोलिंग होती है, एक्चुअली वोटिंग होती है जिस दिन, फिर वोटिंग के बाद हमारी काउंटिंग होती है, फिर आता है रिजल्ट। प्रोसेस तो यही सिंपल प्रोसेस है, पर प्रोसेस अगर इतनी सिंपल होती तो हमारा देश इतना सरलता, इतनी सरल थोड़ी हम लोग नहीं, हम लोग ओथ लेते हैं पहले कि मुझे चुनाव लड़ना है सर, ये रहा मेरा नॉमिनेशन, और मेरी साल की सालाना इनकम है मेरी 2 लाख रुपए। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सच, सही कह रहे हो। हाँ, तो कैंडिडेट्स मस्ट टेक एन ओथ और एफर्मेशन कि मैंने जो बोला है, मैंने सच बोला है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, और मैंने देखो बिल्कुल एकदम सच्ची श्रद्धा निष्ठा सबके साथ मैं फॉलो करूंगा, मैं चुनाव जीतूंगा, जनता की सेवा करने आया हूं, यही मेरा एम, यही मेरा एम है, यही मेरा लक्ष्य है, ठीक है, बिल्कुल ओके। द ऑथोराइज्ड ऑफिसर जिनके सामने शपथ ली गई है टिपिकली इंक्लूड्स द रिटर्निंग ऑफिसर या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर फॉर दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओ ये वो वाला RO नहीं है जो अभी यूपी का एग्जाम हुआ था, वो अलग है, वो तो एग्जाम भी लीक हो गया, खैर वेरी अनफॉर्चुनेट। कैंडिडेट्स मस्ट मेक दिस ओथ और अफर्मेशन कब? इमीडिएटली आफ्टर सबमिटिंग देयर नॉमिनेशन पेपर्स। कि मैं आया नामांकन भरने, मैंने कहा सर ये रहा मेरा प्रस्ताव, ये रहा मेरा नामांकन पेपर, एंड लाओ, मैं एकदम गीता पे हाथ रख के या हाथ सामने करके या जैसे ऐसे बोल के कुछ भी करके अपनी शपथ ले रहा हूं आपके सामने, देख लो अभी के अभी, ठीक है। द ओथ मस्ट बी टेकन नो लेटर देन द डे बिफोर द स्क्रूटिनी डेट। स्क्रूटिनी हो चुकी है, फिर आ रहे हैं, अरे अरे मेरी शपथ रह गई थी, नहीं ये नहीं हो सकता है। यू हैव टू नॉमिनेट योरसेल्फ, ओके फाइन। अब नॉमिनेट में फिर यहीं पे ओथ हो जाती है, जनरली तो यही होता है, ठीक है फाइन। तब भी लेकिन ये ऑप्शन दे दिया कि चलो कोई आदमी बहुत बिजी है। अच्छा, इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गया और एमसीसी लग गई। अब क्या करें? अब एमसीसी लग गई तो इलेक्शन कैंपेन नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल होगा। इलेक्शन कैंपेन कहता है कि ये वो पीरियड है जब पॉलिटिकल पार्टीज हो, कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, दे प्रेजेंट देयर कैंडिडेट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। क्या भाई हमारे ये वादे हैं, हमारे ये प्रॉमिस हैं, हम ये करेंगे, टू व्हाट, टू डू व्हाट, टू परसुएड वोटर्स, ताकि वोटर्स को अपनी तरफ खींच सके कि हमको वोट देना, इस सरकार ने आपको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, हम देंगे, हम लाएंगे, हम वादे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब यहीं पे ऑफिशियल कैंपेन जो होता है 2 हफ्ते का होता है, ऑफिशियल तो यही होता है, ठीक है, जो एमसीसी कहती है और जो इलेक्शन कमीशन कहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है, और इलेक्शन के 48 घंटे पहले, जब तब तक ऑफिशियल कैंपेन का समय होता है, तब आप बोल सकते हो, जाके पब्लिकली रैली कर सकते हो, हर जगह जाके अपने जाके बातें कर सकते हो, टीवी, दूरदर्शन, आकाशवाणी, जहां करना जो करना कर लो, ठीक है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स यहाँ पे क्या करते हैं कि वो उनको आचार संहिता का वो पालन करते हैं। हाँ, यस करते हैं, एक्चुअली में करते हैं। आपको पता नहीं लग रहा है, आप लोग नहीं मान रहे हो इस बात को, हंसना मत, पर ये एमसीसी, ये बहुत पुरानी एमसीसी है। इलेक्शन कमीशन ने 1966 में ही इसको एकदम पूरा एकदम सब पार्टियों के द्वारा, सब पार्टियों के साथ बैठ के अच्छे से बनाया है, सब कुछ किया है। एंड ये जो एमसीसी है, इट इज एम्ड एट मेंटेनिंग अ हेल्दी कैंपेन एनवायरनमेंट एंड प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, कि लड़ाई झगड़े ना हो जाए इसी बात पे, कोई तू मैं नहीं हो जाए आपस में इनमें, कि अरे तूने मेरे लिए कैसे बोला, मैं तो सरकार का पार्टी था, मैं तो सरकार में काम करता था, तुझे क्या पता है मैं कितना काम करता था। और वो कह रहा है जो अपोजिशन में खड़ा था
जो जो अपना कैंडिडेट लबता कितना काम करता था लदेगा, तो अब वो कह रहा है तूने मेरे से कैसे काम मांगा। ये सारी जो चीजें होती हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए आपस में, कोई और कोई और इनके आपस में एकदम जो कैंपेन हो बहुत हेल्दी विचार के साथ हो, अच्छे विचारों का मतभेद हो सकता है, ठीक है, पर लड़ाई झगड़े ऐसे नहीं हो, ठीक है। एमसीसी ऑल्सो इंश्योर्स फेयरनेस बाय प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस फॉर रूलिंग पार्टीज, और पार्टीज ऑफ कोर्स ये सारी गाइडलाइंस फॉलो तो करती हैं, ठीक है, टू अवॉइड यूजिंग देयर ऑफिशियल पोजीशन फॉर कैंपेन पर्पसेस, ताकि अपने ऑफिशियल जो इनकी सरकारी पोस्ट है, कुछ पार्टीज ऐसी हो सकती हैं जो सरकार का पार्ट है, जो उस समय सरकार में है, पर ये लोग क्या करती हैं कि सरकार में रह के अगर सरकारी खर्चे पे इन्होंने कोई रैली कर ली तो ऐसा हो गया, तो उससे ही वोटर लोग खुश हो गए, तो अपनी पार्टी का पैसा बचा लिया, सरकार के पैसे पे रैली करे आए, आंदोलन करे आए, जो भी करे आए, ठीक है, तो ये सब ना हो, एमसीसी इसीलिए लगती है। ओके फाइन, ठीक है। फिर पार्टीज अपना बनाती हैं मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो मींस ये इनके प्रोमिसेस होते हैं, ये इनके ऐसे प्रपोजल्स होते हैं जो ये वोटरों को लुभाने के लिए लेके आते हैं। जैसे बीजेपी का भी संकल्प पत्र कि हम ये लेके आएंगे, हम कांग्रेस पार्टी का अपना मैनिफेस्टो कि ठीक है, अब हम ये लाएंगे, अब हम ये लाएंगे, अब हम ये लाएंगे। फिर एआईएडीएमके डीएमके दोनों के बहुत सिमिलर प्रोमिसेस थे, आप पढ़ना तो कुछ आपको लगेगा क्या फर्क क्या, तो एक ही तो बात कर रहे हो दोनों, क्या, ठीक है। रैलीज एंड मीटिंग्स आर हेल्ड ड्यूरिंग दिस कैंपेन, क्या करने के लिए, टू रैली सपोर्ट आ जाए हमारे पास, टू क्रिटिसाइज ओपोनेंट्स, ये सब करने के लिए, एंड एंगेज विद वोटर्स, ताकि वोटरों से बातचीत शुरू हो सके, वोटर लोग खुश हो सके, हमारे यहाँ वोटर लोग बहुत लुभाए जा सके, रिझाए जा सके, और एकदम प्यार से, बिना किसी करप्शन के, बिना किसी झूठे वादे के, कोई भी वोटर जो है वो हमारे साथ चला चले, हमको वोट दे दे, ठीक है, ओके। पोलिंग होती है फिर, ठीक है, ये सब। अब देखो थ्योरी तो ऐसी होती है, उसके बाद अब प्रैक्टिकल कितना होता है, कौन पार्टियां एडहियर करती है एमसीसी को। एमसीसी क्या है, एमसीसी एक टूथलेस टाइगर है, एमसीसी का उल्लंघन बेधड़क धड़ल्ले से होता है, पूरे देश में हर तरह की पार्टी ने अपने अपने तरीके से एमसीसी की धज्जियां उड़ाई हैं। और टीएन शेषन सर ने जब इतनी तगड़ी चीज करी थी, एमसीसी को लागू करवाया था कि करके दिखाओ तुम, आप नहीं बर्खास्त कर दिया तो कह देना। टीएन शेषन सर से सारी पार्टियां डरती थी, इलेक्शन कमिश्नर थे वो, सीईसी थे वो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टीएन शेषन सर जैसा कोई मुख्य चुनाव आयुक्त आज तक हुआ ही नहीं है दोबारा, और फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की कि वो इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज रहे, इंडिपेंडेंटली काम कर सके, ऑटोनॉमस रह सके। दिस मींस कि जो सीईसी है और बाकी ईसीज भी हैं, तो इनका जो अपॉइंटमेंट हो वो सरकार तो करे ही करे, पर उसमें सीजीआई भी, जुडिशरी भी शामिल हो, ताकि न्यूट्रल हो सके, ताकि फेयर हो सके, सब कुछ बराबर हो सके, निष्पक्ष हो सके, ट्रांसपेरेंट हो सके। अब फिर ऑर्डिनेंस आया था, उसके बाद तो फिर तो बिल आया था, उसके बाद तो पता ही है क्या हुआ। फिर पोलिंग ऑकर्स ऑन मल्टीपल डेज, अब चुनाव आ चुके, आ गया दिन, ठीक है। अब देखो ये है 2019 का इलेक्शन, अब ऐसे इलेक्शन हुआ था, आप देखना, तो अगर ये आपको मैप इसमें ना दिख रहा हो तो आपको चलो बड़े बड़े स्टेट तो दिख ही जाएंगे। देखो अगर आप इसमें देख रहे हो ना, तो आपको इसमें देख के लगेगा कि यार ये एमपी का मैप तो नहीं है ना, ये कैसा मैप हुआ एमपी का, एमपी तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि इसको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा है ऐसे, इस तरीके से कि अब देखो तुम्हें दिखाऊं एमपी कैसे बना हुआ है। इसमें एमपी बना है, ये देखो, ये दिख रहा है हमको मध्य भारत, अरे ये तो ऐसा लग रहा है ब्रिटिश काल का मैप है, ऐसा है क्या, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसे चुनाव करवाते हैं, सॉरी, हम ऐसे चुनाव करवाते हैं ताकि देश में हर जगह 2 किलोमीटर के दायरे में, अपने अपने 2 किलोमीटर के दायरे में हर कोई वोटर का अपना अपना पोलिंग स्टेशन हो, और जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, देखो ये पर्पल है, ये पिंक है, ये 2 कलर है यहाँ पे। अब राजस्थान होने को तो पूरा होता है ये, पर इसमें चुनाव ऐसे ऐसे हो रहे हैं, ये एक फेज में हुआ है, ये एक फेज में हुआ है, फिर ये अगला वाला एक फेज में हुआ है, ओके, ये ऐसे आई बात समझ में, तो ऐसे होता है। अब ये इसलिए होता है ताकि एक तो जो इलेक्शंस हो सके वो बहुत बड़ा, एक देखो बहुत बड़े एरिया में कराना है, बहुत लोगों के साथ कराना है, तो इसीलिए स्टैगर्ड अप्रोच होती है। स्टैगर्ड माने होता है टुकड़े टुकड़े में, टू इट हेल्प्स द सिक्योरिटी फोर्सेस एंड इलेक्शन मॉनिटर्स के, अब जितने भी देखो इलेक्शन कमीशन है वो मॉनिटर करता है, पूरा मेंटेन करना है, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ करना है। इसलिए हमने, एक तो पॉपुलेशन ऐसी है कि हो सकता है इस रीजन में, देखो ये यूपी का हाल है, ये यूपी है, यहां से लेके ये रहा यूपी, ये देखो ऐसे काट काट के अलग अलग फेजेस में किया है, ताकि
कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारे जो पॉपुलेशन है वो इक्वली बटी हुई हो, और एक एक फेज में जितने जब इलेक्शन हो रहे हैं वहां पे हम फोकस कर सके, भाई लॉ एंड ऑर्डर बना रह सके। ठीक है, अब गोल यही है टू एंश्योर फेयरनेस इन द वोटिंग प्रोसेस थ्रू आउट द इलेक्शन। पर अब सोशल मीडिया का जमाना है, आज जो इलेक्शन यहाँ हुआ है फेज 1 का, वो फेज 8 के लोगों के अब लोग वेट कर रहे हैं कि फेज 1 में क्या हुआ है, अच्छा वो पार्टी जीतती लग रही है, एक काम करते हैं इस पार्टी में मेहनत करते हैं, अब ये करना है हमको, ये लाना है हमको। तो पहले तो बड़ा आसान था कि ठीक है, अखबार आते थे, सुबह आया तो आया, पढ़ लिया चाहिए दुकान में बैठ के सबने। अब वहां हुआ कि अरे हाँ साहब जौनपुर में इलेक्शन हो गया, ठीक है हमारे यहाँ डेट आई है 8 तारीख को इलेक्शन होगा, बात खत्म हो गई। अब सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी न्यूज चैनल्स, इन सब की वजह से क्या हो गया, इंफॉर्मेशन तुरंत से पहले वहां पहुंच जाती है। अब इसीलिए हम अब चाहते हैं कि जो ओपिनियन पोल्स हों, एग्जिट पोल्स हों, जो मीडिया कंडक्ट कराती है, उस पर हम थोड़ा सा लगाम लगाएं, ताकि लोग इन्फ्लुएंस ना होने लगे कि फेज 1 में क्या हुआ था और फेज 8 के लोगों में क्या इलेक्शन हो सकता है सेम तरीके से ना चल पाए। ठीक है, मेंटालिटी। नाउ बैलेट पेपर्स और सिंबल्स। ठीक है, अब बैलेट पेपर क्या होते हैं, जो हमारे पर्चे होते हैं चुनाव के। ठीक है, कैंडिडेट ने जब भर दिया नॉमिनेशन, तब आरओ सारी लिस्ट बना देगा, हाँ साहब इस पार्टी का ये कैंडिडेट, इस पार्टी का ये इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो पूरी लिस्ट बन गई है कंटेंडर्स की कि कौन कौन चुनाव में खड़े हो रहे हैं। फिर आया चुनाव का पर्चा। अब पहले की बात है, जब पहले इलेक्शन होते थे, पता नहीं आप में से किसी ने चुनाव दिया है कि नहीं दिया होगा, कैसे दिया होगा। तो चुनाव के पर्चे पे अगर आपने वोट नहीं डाला है, आपको नहीं पता है, तो पता क्या होता है, जैसे इतना मोटा ये है, ऐसा ही होता है, स्टैंप जैसा होता है। तो पहले आप उसे इंक में डुबोते हो, फिर उस इंक को ये यहाँ पे होता है स्वास्थ्य का जैसा सिंबल बना होता है। आई थिंक आप में से कोई तो बता सकता होगा, ऐसा होता है, ये होता है इलेक्शन का सिंबल, है ना, ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसे करके इस पे यह निशान बना होता है इसकी पेन की निप पे, और आप इंक में प्रेस करते हो, और फिर ले जाके अपने बैलेट पर्ची में जो आपको लगता है कैंडिडेट आपका जो फेवरेट है, आप उसके नाम के आगे ठप्पा मार देते हो, यानी कि आपने उसके ऊपर वोट दे दिया। तो ठीक है, बैलेट पेपर्स ऐसे बनाए जाते थे, उस पे पर्चियों पे लिखा रहता था, कभी हरे कलर के होते थे, कभी पिंक कलर के होते थे, कभी नीले कलर के होते थे, ऐसे ऐसे रंग के होते थे। हम मम्मी पापा के साथ जाते थे, हम जाके खड़े हो जाते थे आगे, हम ना मम्मी का भी वोट देख रहे हैं, पापा का भी वोट देख रहे हैं, और जाके फिर हम जाके बाहर जाके बातें करते थे, हो मम्मी तुम्हें पता है पापा ने तुम्हारा वाला वोट नहीं दिया है, हम ऐसे करके बातें करते थे अपनी खूब। ठीक है, चलो पुरानी बात हो गई। बैलेट पेपर्स तब की बात है, प्रिंट होते थे खूब सारे, सब जगह पढ़ते थे, उनके सब सब जितने हमारे कैंडिडेट्स होते हैं उनके नाम लिखे होते हैं उन लैंग्वेजेस में जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेजरली बोली जाए। ठीक है, तो ये लैंग्वेज भी डेजिग्नेट होती है बाय द इलेक्शन कमीशन ओनली अलोंगसाइड द अलॉटेड सिंबल्स। ठीक है भैया, अब यहां पर रिकॉग्नाइज्ड जो पार्टीज होती हैं, दे रिसीव अपना अपना पार्टी सिंबल, जो उनका अपना जो रिकॉग्नाइज्ड है। याद आ गया, रिकॉग्नाइज्ड, रजिस्टर्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड, रजिस्टर्ड। सिंस 1998 ईवीएम शुरू हो चुका है, ईवीएम आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ चुकी है, और अब तो हमने देखा 2003 में सारे के सारे उपचुनाव जो हुए थे और स्टेट के जितने इलेक्शन हुए थे वो सब के सब ईवीएम से हुए थे। फिर जो 2004 की जो लोकसभा का चुनाव हुआ था कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिकली हुआ था, और 10 लाख से ज्यादा ईवीएम मंगाए गए थे देश भर में, लगवाए गए थे कि चलो लगवाओ, सबसे काउंटिंग कराएंगे, सबको देखेंगे कैसे होता है। ठीक है भैया, फाइन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये क्या है, बवाल क्या है। ईवीएम एक, अब ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, नाम समझ में आ रहा है, तो ठीक है। तो इसने क्या किया है, इसने अब पता है इलेक्शन कमीशन पूरे पूरे वीडियोस निकालता है, अच्छे से डेमो वीडियो निकालता है, अच्छे अच्छे सारे डॉक्यूमेंट बना के देता है कि साहब देखो ऐसे आपको दिखिएगी ईवीएम मशीन, ईवीएम मशीन में आपको ऐसे ऐसे, एक तो ये टेबल होगी, एक ये टेबल होगी, यहाँ पे होगा आपका नाम, यहाँ पे होगा वो सिंबल क्या है, फूल पत्ती जो भी हो, झाड़ू पोछा, ठीक है, या फिर यहाँ पे होंगे बटन्स, ये बटन होंगे प्रेस करने के। अब यहीं के आगे बत्तियां बनी होंगी, एलईडी बल्ब बने होंगे। अगर आपने बटन दबाया इस जगह पे और लाल बत्ती यहां जली, दैट मींस ईवीएम में कुछ गलती है। ठीक है, पर होना क्या चाहिए आइडियली, क्या होगा जब आप वोट देने जाओगे इस बार, तो आपने अगर प्रेस किया ये वाला बटन, आपने कहा मुझे ये वाला कैंडिडेट चाहिए, ठीक है, या मुझे नोटा चाहिए, लो मुझे कोई नहीं चाहिए। अब आपने नोटा दबाया और नोटा गया सीधे ऊपर, प्रॉब्लम है। तो आप तुरंत बताओगे अपने इलेक्ट्रॉनिक जो वहां पे आपके जो भी इलेक्टोरल ऑफिसर है कि सर देखो ये क्या हुआ, अभी मैंने बटन दबाया और देखो कहीं बत्ती कहीं और जल रही है। सो ये होगा नहीं वैसे तो, ठीक है, बस जस्ट सेइंग। नाउ ईवीएम के एडवांटेजेस हैं, एडवांटेज तो है ही है, क्या है कि एलिमिनेशन ऑफ इनवैलिड एंड डाउटफुल वोट्स। क्या होता है कि इससे कंट्रोवर्सी नहीं होती है। अब अगर जो पुराना पर्चा होता था,
अब पुराने पर्चे में क्या होगा कि उसमें 5-6 नाम लिखे हैं आपके आपके ये आपके सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के। अब आपका हाथ में इंक है, आपने कहा मजा तो आ रहा है प्रेस करने में, दबाने में, तो आपने क्या किया, एक बार दबाया, इंक में डुबोया और उसको पूरे पे लगा दिया, खच 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 खच, पूरा वोट खराब हो गया, बैलेट पेपर खराब हो गया आपका। अब वो इनवैलिड वोट हो गया क्योंकि आपने एक से ज्यादा वोट दे दिया। अब आपने कहा, अब आपकी चॉइस सब है, लो आपको तो मजा आ रहा था, आप तो एंजॉय कर रहे थे अपना समय। नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो इनवैलिड वोट्स अब कम हो जाते हैं। अब एक बार बटन प्रेस करना होता है, बस एक सिंगल बटन, डन हो गया, फाइन, अब आप जा सकते हो गया। अब अगला वाला आएगा व्यक्ति, वो अपना वोट डालेगा, फिर जाओ, फिर अगला वाला आएगा, वो जाओ, ठीक है, ऐसे होगा। अब वोट काउंटिंग कितनी आसान हो जाएगी, वो चिप है उसमें, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है उसमें, उसमें सब कुछ सेग्रीगेटली, उसमें 1001 1001 ऐसे करके अपने बाइनरी में अपने कोड फीड है। आप बोलो तुरंत हाँ भाई टोटल बताओ कितना हुआ, वो 10 सेकंड के अंदर बता देगी टोटल कि ये लो साहब, ये रहा आपका टोटल, ठीक है। फिर सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन पेपर यूजेज कंट्रीब्यूटिंग टू इको फ्रेंडली बाय सेविंग ट्रीज। हाँ यस, इको फ्रेंडली, हाँ इको फ्रेंडली है हम, ठीक है। लोअर प्रिंटिंग कॉस्ट एज ओनली 1 शीट ऑफ बैलेट पेपर इज नीडेड फॉर पोलिंग स्टेशन, ठीक है। क्या हो रहा है कि अब तो हमें यहाँ पे जो ये जो ईवीएम होती है ना, क्या ईवीएम पे क्या अपने आप आगे क्या एलईडी बल्ब चमके होते हैं? नहीं, ईवीएम पे यहाँ पे एक पेपर लगा दिया जाता है ऊपर ही, ये जो आप देख रहे हो ना तीनों, ये दोनों लिस्ट, तो इन दोनों लिस्टों का एक पेपर होता है, सिंपल सा प्रिंट आउट होता है, उसको ऐसे कांच के नीचे ऐसे लगा देते हैं, लेमिनेशन जैसा हो जाता है, तो आपको ऊपर ऊपर से दिखता है हाँ मेरा नाम ये, इनका नाम ये, मुझे यहाँ वोट देना, खट दबा दिया, ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो एक सिंगल एक पोलिंग स्टेशन पे खाली बस एक आपको शीट ऑफ पेपर चाहिए इसको लगाने के लिए। इसके अलावा वरना क्या होता था कि 2-2 लाख पर्चियां आती हैं। अब आगरा की पॉपुलेशन है 40 लाख, 40 लाख अगर पॉपुलेशन है तो वो कम से कम 45 लाख तो मंगा के रखते ही हैं कि पता है क्या हो, कुछ पता है रास्ते में कुछ गायब हो जाए, कुछ हो जाए, ये हो जाए। पोल कैप्चर हो गए, पोल बूथ कैप्चर हो गए सारे, जो कुछ गुंडे लोग गए वहां पे, उसमें उसमें ले जाके अंदर और पूरी स्याही ले जाके उसमें सारे उसमें डाल दिया, जो वो होता है जिसमें जो वोटर्स की जो पर्चियां होती हैं, वोट खराब हो गए, इनवैलिड हो गया, लो ये सब नहीं हो सकता अब इससे। अब वोटिंग प्रोसीजर क्या होता है, सीक्रेट बैलेट है, क्योंकि जब आप खड़े होते हो तो वो पूरा एक चौकोर एरिया होता है जो पूरा दीवारों से ऐसे 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 पूरा ढका होता है। कोई बाहर से अंदर झांक नहीं सकता कि मैं किस पे बटन दबा रहा हूं, मेरा अधिकार है, प्राइवेट अधिकार है, मैं नहीं बता रहा किसको, ठीक है, ओके। पोलिंग स्टेशंस आर टिपिकली लोकेटेड इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल्स या कम्युनिटी हॉल्स। अच्छा फाइन, यहां पे ही इलेक्शन कमीशन ये मेहनत करता है इस काम के लिए कि कोशिश ये हो, ज्यादा से ज्यादा ये हो कि कोई भी वोटर है, आप हो, मैं हूं, तो मेरे जो भी मेरा पोलिंग स्टेशन होगा वो 2 किलोमीटर के दायरे में हो, मेरे दिस मींस कि एक रेडियस में अगर ये शहर है, ठीक है, अब इस शहर में मान लेते हैं 5-6 वोटर हैं, लो बस इतने ही वोटर हैं, इससे ज्यादा नहीं हो पा रहे। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इलेक्शन कमीशन हूं तो मैं ट्राई करूंगा कि इस पूरे शहर की रेडियस में, अब ये कोई पर्सन है, एक्स पर्सन है, तो इसके 2 किलोमीटर की रेंज में कहीं भी यहां कहीं हो सकता है, यहां पे कहीं पोलिंग स्टेशन हो सकता है, देखो यहां बना दूंगा मैं। अब ये वाला पोलिंग स्टेशन इसके भी पास है, इसके भी पास है, ये वाला, अब इस वाले व्यक्ति के लिए ये बहुत दूर है, तो हो सकता है मैं यहां बना दूं, इसके पास है, इसके पास है, ठीक है। दैट मीन्स कि मैं इंश्योर करूंगा, मेहनत करूंगा जहां तक हो सकता है कि 2 किलोमीटर की रेडियस के अंदर अंदर उस शख्स के लिए वोट देने का उसका अपना पोलिंग बूथ हो। एंड ऑल्सो एक पोलिंग स्टेशन पे 1200 से ज्यादा वोटर्स का वो ना पड़े, प्रेशर ना पड़े, वरना परेशान हो जाएंगे लोग, करा नहीं पाएंगे, पता नहीं क्या होगा, ठीक है, ओके। पोलिंग स्टेशंस आर ओपन फॉर अ मिनिमम ऑफ 8 आवर्स ऑन द इलेक्शन डे। जब इलेक्शन होना है सुबह आपके 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, कम से कम 8 घंटे तो खोलना ही खोलना, ठीक है, और जल्दी कर लो आपकी मर्जी है, ठीक है। अपॉन अराइवल एट द पोलिंग स्टेशन क्या करना है, वोटरों का पहले चेकिंग होगी कि लाओ भाई अपना आईडी कार्ड दिखाओ, आपका नाम वोटर लिस्ट में है, हाँ है, ठीक है भैया, आपकी आइडेंटिटी चेक हो गई, आइडेंटिटी चेक होने के बाद आपको आपका इनाम मिला, वोटिंग जो होती है अभी लगेगी सबके, ठीक है, इज अप्लाइड टू देयर लेफ्ट 4 फिंगर, अच्छा लेफ्ट, हाँ ठीक है, ये वाली, ओके फाइन, तो लेफ्ट 4 फिंगर पे लगाई जाएगी। ये इस इंक का नाम पता है क्या, बहुत फेमस इंक है ये, और इस पर सवाल आ भी चुका है, ओके। वोटर्स रिसीव, क्या मिलेगा उनको, एक वोटर स्लिप मिलेगी कि हाँ भैया ये रही आपकी स्लिप, अब ये वाली स्लिप आपका ये बता रही है कि आपके दस्तावेज चेक हो चुके हैं, आप वोट देने के लिए रेडी हो, ये पर्ची लेके आगे जाओ, आगे वाले जो आगे वाला ऑब्जर्वर है, जो आगे वाला ऑफिसर है, उसको ये पर्ची पकड़ाओ, वो एक बेल दबाएगा, तब आप आगे जा सकते हो अंदर, ठीक है भैया।
टू कास्ट देयर वोट बाय एक्टिवेटिंग द बैलेट बटन। अच्छा भैया, ऑन द कंट्रोल यूनिट ओवरसीन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ये करेंगे, आपका सारा करवा देंगे कि लो भैया जाओ, खड़े हो जाओ आगे, दे दो वोट अपने अपने। नाउ सुपरवाइजिंग इलेक्शंस, हमने पीछे बात करी थी ऑब्जर्वर्स की। इलेक्शन कमीशन यहीं पे इट अपॉइंट्स न्यूमरस ऑब्जर्वर्स टू ओवरसी, जितना सारा पूरा अच्छे से फेयर कैंपेन हो सकता होगा, कंडक्ट कैसा होगा, और वोटरों की आजादी ये भी जरूरी है। पता चला मम्मी को घर से जाने नहीं दे रहे पापा लोग, यार तुम मत जा, रहने दे, हम जाएंगे सारी पूरी नेतागिरी करके आएंगे और चाय की दुकान पर खड़े होकर चर्चा करके आएंगे, ये करके आएंगे, तुम मत जाओ। नहीं, लड़कियां जाएंगी वोट अपने वोट देने, महिलाएं जाएंगी, महिलाओं का वोट होता है, 50% पॉपुलेशन है हमारी। ओके, इलेक्शन एक्सपेंडिचर, ऑब्जर्वर्स मॉनिटर, जो ये ऑब्जर्वर होते हैं जो पैसा देखते हैं कि पार्टियां ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर दे रही हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा कि कल रात में जो है इस एरिया में कई सारे शराब की बोतलें आई हैं, बट गई, कहीं ना कहीं लग गई हैं, खबर मिली है कि नहीं मिली है, इसकी सारी जांच करो। ऐसा तो नहीं है कि जो पहले होता था पहले के जमाने में कि औरतों को साड़ियां बांट रहे हैं लोग, ये लो ले जाओ, और साड़ियां दे के बोला कि तुम्हें जो ऐसा वाला निशान देके उस पर जाके बटन दबाया ना, जाओ चलो। तो पार्टी स्पेंडिंग देखनी होती है उनको, जो इकोनॉमिक ऑब्जर्वर होते हैं, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर होते हैं, मीडिया को बुलाते हैं ये देखने, बस ये दिखवाने के लिए कि देखो हम ट्रांसपेरेंट हैं। ठीक है, मीडिया आती है, मीडिया को स्पेशल पास मिलते हैं कि आप जाओ पोलिंग स्टेशनों पे जा जाके देखो कैसे काम हो रहा है, पर आप वोट सीक्रेसी मेंटेन रखना। ये नहीं होगा कि आदमी के जाके कैमरा लेके उसके बिल्कुल पीछे जाके खड़े हो गए, ला देखा कौन सा वोट डाल रहा है तू, ये नहीं उससे पूछेंगे। ठीक है, उसके अराउंड पूरा घूमेंगे, पोलिंग स्टेशनों पर लोग बैठे होंगे, जो भी फोटो देखी थी हमने मोदी जी की कि मोदी जी दे रहे हैं, दैट मीन्स कि मीडिया अंदर तक आई है। अब मीडिया अंदर आई है तो उनको मिला है स्पेशल पास। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जाएगा पोलिंग स्टेशन पे कि लाओ साहब मैं भी एक यूट्यूबर हूं, मैं भी एक व्लॉगर हूं, अबे जाओ चलो भगा देंगे। ठीक है, ऑब्जर्व पोलिंग स्टेशंस एंड क्या होगा, काउंटिंग हॉल में ड्यूरिंग द इलेक्शन एंड वोट काउंटिंग के दौरान भी इनको बुलाया जाएगा, देख लो साहब काउंट करवा रहे हैं तुम्हारे सामने, फिर जाके मैं ये मत कहना बाहर जाके देखो पता नहीं क्या कर रहे हैं, अंदर कौन काउंटिंग कर रहा है, क्या हो रहा है। नहीं, यहां पे मीडिया की पूरी परमिशन है कि आप ओपिनियन पोल कंडक्ट करा लो, यस ठीक है। पर इलेक्शन कमीशन कहता है कि जो इलेक्शन कमीशन के ये जो आप जो ओपिनियन पोल करवाते हो, आप जो एग्जिट पोल करवाते हो, ये आप तब तक नहीं निकालोगे जब तक 2 दिन ना रह गए पोलिंग के स्टार्ट में और पोलिंग के खत्म होने में। नहीं, इस दौरान नहीं करोगे आप, इसके बाद करते रहना। एग्जिट पोल जो आप करते हो, लोगों को पकड़ पकड़ के बाहर घसीट लेते हो, जो वोटर होते हैं, हाँ साहब कैसा लग रहा है, क्या जीत रहा है, कौन जीत रहा है, तो जो आप ये करते हो ये आपको तब पब्लिश करना है ओनली आफ्टर 30 मिनट डिले फॉलोइंग द क्लोज ऑफ पोलिंग ऑन द लास्ट डे। जैसे आप एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम देने में क्या होता है, जब आपका 5-10 मिनट भी हो जाते हैं, एग्जाम का टाइम पूरा हो जाता है, फिर भी आपसे कहा जाता है अभी आप बैठे रहो जब तक हम सारी आंसर कॉपीज एकदम ये OMR काउंट नहीं कर लें, जब तक आपको बोले नहीं जाने के लिए तब तक मत जाना। दिस मीन्स वी हैव टू एंश्योर कि पोलिंग कंप्लीटली स्टॉप हो चुकी है, काउंटिंग पूरी हो चुकी है, अब आप कर लो अपना जो भी करना है, पानी पीने जाना है, बाथरूम जाना है, जो भी करना करते रहो। सो उसके बाद मीडिया इज अलाउड टू डू एग्जिट पोल्स, टू पब्लिश एग्जिट पोल्स। ठीक है, फाइन। अब वोट काउंटिंग होंगे, वोट काउंटिंग में जो वोट पड़े हैं इन द ईवीएम उसको काउंट किया जाएगा आफ्टर पोलिंग अंडर द सुपरविजन। क्या होगा, सुपरविजन ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर्स एंड इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड ऑब्जर्वर्स। ऑब्जर्वर है हम, पता है क्या होता है, कई सारी पार्टीज अपने अपने ऑब्जर्वर भेजती हैं। वो भेजती इसलिए है कि इंश्योर करो हमारे कैंडिडेट का जो चुनाव हो रहा है वो जीत पा रहा है या नहीं जीत पा रहा, और ऐसा नहीं हो कि धांधली हो जाए अंदर अंदर। नहीं, तब यहां पर रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, वो विनिंग कैंडिडेट का नाम अनाउंस करेगा जिसके पास सबसे ज्यादा वोट गए हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एंड डिक्लेयर हिम और हर एज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्या साहब फलाने व्यक्ति या आदित्य तिवारी जी जो है यहाँ के इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत गए, लो साहब सबसे ज्यादा वोट लोगों ने इनको दिए हैं, बहुत अच्छी पॉलिटी पढ़ाई थी इन्होंने, ठीक है, तो इसका मतलब ये जीत गए। अब भले ही मान लेते हैं एक शहर की पॉपुलेशन है 40 लाख, नहीं ये तो 4 लाख हो गया, ठीक है 40 लाख, ठीक है। अब 40 लाख में से मैं कह रहा हूं मान लो इमेजिन करो ये सिचुएशन हो सकती है, 33 लाख पॉपुलेशन बोले नोटा। वाओ 40 में से 33 लाख लोगों ने बोला है हमें कोई नहीं पसंद आ रहा, ना आदित्य सर पसंद आ रहे हैं, ना कासिम सर पसंद आ रहे हैं, ना सोनिया मैम पसंद आ रही, कोई नहीं पसंद आ रहा, मान लो चलो ठीक है। अब क्या हुआ कि इसके बाद कुछ तो लोग थे जो मुझे पसंद करते थे, कुछ तो होंगे ही। मैं कहता हूं ऐसे 4 लाख थे जिन्होंने बोला आदित्य सर, फाइन ठीक है। फिर इसके बाद ऐसे 2 लोग
2 लाख लोग थे जिन्होंने बोला सोनिया मैम। ठीक है, कितना हो गया? 33, 4, 37, 39, चलो 1 लाख और 1 लाख वोट मिले हैं आसिम सर को। आप बताओ कौन जीता इलेक्शन? बताओ कौन जीता इलेक्शन इसमें? ठीक है, 33 लाख लोगों ने तो मना कर दिया, हम नहीं जानते किसी को, इनमें से कोई पसंद नहीं आ रहा, मैं कोई नहीं काम करने वाला, ये इन्हें खाली पढ़ाने दो, ये पढ़ाने के लिए अच्छे हैं, नेतागिरी करने के लिए अच्छे नहीं है। ठीक है, ओके, दिस मींस मेजॉरिटी पॉपुलेशन ने तो बोल दिया है गेट आउट, तुम में से कोई नहीं चाहिए, अच्छा कैंडिडेट चाहिए, वो उसको लाएंगे हम। लेकिन 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 क्योंकि हमारे देश में चलता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि अगर इन सब लोगों के मना करने के बावजूद अगर सबसे ज्यादा वोट मैं जीत रहा हूं तो मैं जीत गया इलेक्शन। मतलब 40 लाख में से कुल 4 लाख लोगों ने, 10% लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था और बाकी 90% लोग मुझे नहीं चाहते थे, तब भी मैं उस जगह से जीत गया चुनाव। कितनी बड़ी बात है ये कितनी बड़ी बात है कि 90% लोगों की मैं चॉइस नहीं था, पर क्योंकि हमारे सिस्टम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, मैं जीत गया चुनाव। अब ठीक है, वेयर वोटर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज कास्ट क्या करते हैं? 1 वोट ईच फॉर अ कैंडिडेट एंड क्या होगा? द कैंडिडेट विद द मोस्ट वोट विंस। मुझसे भी कम हो सकता है लोगों की प्रेफरेंस थी सोनिया मैम और आसिम सर, पर क्या हुआ? क्योंकि मैं सबसे ज्यादा लोगों की पसंद था, जो जिनके वैलिड वोट्स थे, काउंटेबल वोट्स थे। नोटा को क्या काउंट करोगे? नोटा माने क्या? नन ऑफ दी अबव। हमें कोई नहीं अच्छा लगा तो कोई नहीं तो मतलब कोई तो हो, मोदी नहीं तो कौन, ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं। तो दिस मींस कि कोई तो चाहिए भाई, चाहिए हमें। क्या चाहिए हमें? हमें ये चाहिए जो पहले आगे आ गया, जो पहले जीत गया, तो ठीक है भैया। अब स्टेट असेंबली का भी चुनाव सिमिलर लाइन पे होता है, ऐसे ही होता है स्टेट की विधानसभा का, सेम तरीके से होता है, बस यहां पे सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, ठीक है, एंड फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है। कमीशन क्या करेगा? ही कंपाइल्स अ लिस्ट ऑफ इट कंपाइल्स अ लिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स एंड बाद में एक नोटिफिकेशन जारी होगा कि हाँ साहब, हाउस का सारा इलेक्शन हो चुका है और हाउस तैयार हो चुका। हाउस माने विधानसभा या अपना या अपनी लोकसभा, ठीक है, और ये रहा वो सारे लोगों की लिस्ट, हमने चुन के भेज दिया है। अब आगे काम राष्ट्रपति जी जाने, गवर्नर साहब जाने, अपने अपने स्टेट असेंबली के जो भी कंसर्न है, फॉर कन्वीनिंग माने सबको बुलवाना, आइए बैठक करते हैं, पहली बार मिलते हैं आप लोगों से, आप लोग चुन के आए हो अपने अपने एरिया से, और आपको तो बहुत आप तो लोगों के फेवरेट हो जैसे, ठीक है, चलो। अब आप अगर लोगों के फेवरेट हो, आप लोगों के प्रतिनिधि हो, क्या आप मेरे नाम पर सरकार बनाओगे? आप में से कुछ लोग, हाँ सर बना देंगे, लाओ अभी बताते हैं आपको, 10 मिनट दो, ठीक है, बना रहे हैं, सरकार बन चुकी, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है, फॉर रिस्पेक्टिव सेशन, जो इनका पहला सेशन होगा। फाइन फाइन फाइन। अब मैं कह रहा हूं कि 4 लाख लोग ये मेरे पसंद करते थे, मुझे नहीं लग रहा, और इतने में सोनिया मैम कहते हैं कि नहीं, सब झूठ हुआ है, गलत हुआ है यहाँ पे, तब इलेक्शन पिटीशन होगी फाइल। ठीक है, कैसे? एनी इलेक्टर, वोट देने वाला पर्सन, हम और आप, या कैंडिडेट, मैं, हाँ ठीक है, कैन सबमिट एन इलेक्शन पिटीशन इफ दे सस्पेक्ट मैल प्रैक्टिस ड्यूरिंग द इलेक्शन। ममता जी ने किया था शुभेंदु अधिकारी के ऊपर कि अरे ऐसे कैसे हो गया, ये इलेक्शन पिटीशन मैं कर रही हूँ, दायर कर रही हूँ, हाई कोर्ट में हुई थी एप्लीकेशन, ठीक है, चलो ओके। इलेक्शन पिटीशंस आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम सिविल सूट्स। सिविल सूट से अलग। सिविल सूट क्या होता है? मेरी और आपकी उधारी के ऊपर कोई लड़ाई हो गई और मैं कह रहा हूं मैं पैसे नहीं दे रहा, तुमने जो दिए थे मुझे पैसे, मैं खा गया पैसे, अब नहीं दूंगा वापस, तो अब आप मेरे ऊपर केस कर सकते हो और ये केस जाएगा सिविल सूट में, ठीक है भैया। अब फाइन, अब यहां पे जो इलेक्शन पिटीशन होता है, यहां इट इन्वॉल्व्स द एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो सारा क्षेत्रफल जो एरिया है जहां के जिन लोगों ने ये वोट दिया था वो सब इन्वॉल्व हो गए ना उसमें, क्योंकि सब लोगों की चॉइस की वजह से वो आदमी आज ऊपर गया है। अब अगर वहां पे उसमें कोई त्रुटि है, कोई दिक्कत है, कोई डिस्प्यूट है, कुछ भी है, दैट मींस द एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी इज इन क्वेश्चन। अगर फैसला आ गया, और हाई कोर्ट से ही आएगा ऑफ कोर्स, पिटीशन आर ये एडजुडिकेटेड बाय द हाई कोर्ट ऑफ द रेलेवेंट स्टेट एंड इफ प्रूवन, अगर सही हो गया, इट मे रिजल्ट इन अ रीकॉन्टेस्ट, इन अ री इलेक्शन इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। बिल्कुल हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है कि अगर लगा हाई कोर्ट को कि यार ये तो प्रॉब्लम है, यार ये नहीं होना चाहिए था कि 33 लाख लोगों ने मना कर दिया है और 4 लाख से आदित्य तिवारी जीत गया इलेक्शन। कैसे जीता है? एक बार 33 लाख नहीं होंगे, 40 लाख पूरे ही होंगे, फिर तो ऐसा लग रहा है कोई किसी, इनको तो कोई नहीं पसंद कर रहा है, एक बार देखते हैं, लाओ। तब ऐसे में हाई कोर्ट कहे लाओ जरा दिखाना मुझे जरा सारे लोगों की, जरा एक बार जरा पर्चियां दिखाओ कितने लोगों ने वोट कास्ट किया है। पता चला वोट कास्ट किया 20 लाख लोगों ने, 20 लाख लोगों ने वोट कास्ट किया और 33 लाखों ने नो बोला है, नोटा बोला है, इलेक्शन गलत हुए, दोबारा कराओ, चलो। तो तब ऐसे होगा, हाई कोर्ट फिर दोबारा इलेक्शन करवाएगा। ये डेटा है ऑफ द 17th जनरल लोकसभा जो हुई थी, और आप देख रहे हो
आपको यहां पे दिख रहा है, देखो एक तो ये डार्क है, एक ये लाइट वाला है, दो आपको दिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो कैसे 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 जोर पकड़ती है हमारी बीजेपी पार्टी और ये ऊपर आ जाती है। ठीक है, आज कांग्रेस का ठीक है डिक्लाइन है, फाइन। तो पहले आईएनसी था, फिर भारतीय जनसंघ हुआ, ये फिर बीजेपी बनाई है। ये जो आपको सिंबल लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन, दिस मींस परसेंटेज ऑफ वोट्स, भारतीय जनसंघ का और बीजेपी का। आसान चैप्टर था, मजा आया। मिलते हैं अगली क्लास में जहां हम पढ़ेंगे इलेक्शन, क्या इलेक्शन, इलेक्शन तो पढ़ लिया हमने, इलेक्शन लॉज। फाइन, टिल देन कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, गुड लक।